अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने न्यूज़ एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम नामवर एकेडमीज़ के सारे उनके पास पेपर सॉल्व कर रहे थे। हमने पार्ट 1 जो था उसमें डिस्कस किया था सम एकेडमी की एक पास टेस्ट, उसमें बायोलॉजी का पोर्शन। उसी टेस्ट को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसका केमिस्ट्री का पोर्शन। आपको सबको पता है केमिस्ट्री सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल आती है, बच्चों को समझ नहीं आता। हम यहाँ पर आपको सबको रेफरेंस भी बताते जाएंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है व्हाट इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे ज़्यादा जो सख्त फॉर्म है कार्बन की वो कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, वो सबसे सबसे जो सख्त कार्बन की फॉर्म है ना हमारी, वो होती है डायमंड की फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद द ऑक्टेन नंबर ऑफ जीरो इज असाइन टू। आपको पता है कि जब भी हम कोई भी तरीके का ऑयल मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसका हम देखते हैं ऑक्टेन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी चीज़ का ऑक्टेन नंबर जितना कम है उतना वो क्या करेगा, हमारे इंजन को नुकसान पहुंचाएगा। और जितना उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा वो उतना इस इंजन के लिए बेहतर होगा। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा इन सब में से है कि जिसका ऑक्टेन नंबर 0 है। स्टूडेंट्स, हमें क्लियर कट पता है कि जब जिसकी सबसे, आपको फंडा बताता हूँ क्लियर छोटा सा, जिसकी ब्रांचिंग कम होगी ना उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। इसमें से सबसे जो ब्रांचिंग किस चीज़ की है ही नहीं, एन हेप्टेन की, एन हेप्टेन टिक लगा दें। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, फॉसिल्स आर द। आपको पता है स्टूडेंट्स, फॉसिल्स हम सारी उन चीज़ों को कहते हैं जो डेड रिमेन्स होते हैं। तो यहाँ पर कोई हमें ऑप्शन डेड रिमेन्स का दिख रहा है? बेशक दिख रहा है। तो हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 33 का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, ये है 34 क्वेश्चन है, कॉक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। कॉक स्टूडेंट्स एक कार्बन की हार्ड फॉर्म होती है और वो यूज होती है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील। ये आपकी बुक की लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बुक से भी कि ये आपकी बुक की लाइन है। कि आपका जो देखें स्टूडेंट्स, कॉक, देखें एक मिनट कैमरा में, कॉक इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड साइंथिसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज यूरिया। आपको ये भी स्टूडेंट्स पता है कि हमारा जो फर्स्ट कार्बन, जो पहला पहला दुनिया में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था दुनिया में, वो था यूरिया। आप अगेन रेफरेंस भी देख लें कि जो पहला कंपाउंड बना था वो यूरिया का बना था। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट चीज है वो है द आइसोमर ऑफ प्रोपेनल। प्रोपेनल का आइसोमर क्या बनेगा? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रोपेनल क्या है? एक अल्डिहाइड फॉर्म है। अल्डिहाइड फॉर्म किस चीज़ की है? देखिए मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ एक बार। प्रोपेनल होगा CH3CH2CHO। ये है आपका एक प्रोपेनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कह रहे हैं कि इसका आइसोमर क्या बनेगा। देखिए स्टूडेंट, इसका जो आइसोमर बनेगा ना वो बनेगा डाई मिथाइल कीटोन। आप सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता बनाना। इसका इस तरीके से बनेगा CH3COCH3। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसका जो बन जाएगा, अब इसको ऊपर की तरफ बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्या बनेगा, डाई मिथाइल कीटोन। इसका एक आइसोमर बन गया। अब देखें 3 कार्बन्स टोटल इसमें कितनी थी हाइड्रोजन, 3 + 2 + 1 6, 3 3 6, एक ऑक्सीजन हमारा आइसोमर बन गया एक। इसका इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है हमारा वो बनेगा डाई मिथाइल कीटोन। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है आइसोब्यूटेन कैन प्रोड्यूस चेन आइसोमेरिज्म। आपको पता है कि पहले ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन में से क्या, अगर इसको चेन को हम नीचे रख दें किसी भी चीज़ को, मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ऐसे हवाई फिजाई बातें करने से बेहतर मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ इसका। देखें पहले क्या था, एक चेन, स्ट्रेट चेन था। अब उसके बाद क्या बन गया, आइसोपेंटेन बन गया। मतलब क्या, एक से उसका अलग कार्बन, मतलब एक उठाकर हमने इसमें से एक नीचे लगा दिया ना, मतलब क्या बनी, ये चेन आइसोमेरिज्म थी ना। इस हिसाब से क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, आइसोब्यूटेन कैन प्रोड्यूस सिंपली चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेज इन द कन्वर्जन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कोल। ये स्टूडेंट्स ये एक प्रोसेस होता है जिसमें से जो वुड का मटेरियल है ना उसको कोयले में कन्वर्ट किया जाता है।
जिसमें आते हैं पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटमस कोल। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो होता है पीट। तो इसका हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कोल बिटमस इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 500, मतलब ये क्या है, एक मतलब प्रोसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो एब्सेंस ऑफ एयर, इतना टेम्परेचर दें तो किस चीज़, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। इनके दो नाम, इस प्रोसेस के दो नाम है। एक होता है उसका कार्बोनाइजेशन हम जिसे कहते हैं, दूसरा से कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका भी स्टूडेंट्स आपके बुक में लिखा हुआ है, मतलब क्या, बुक से बाहर कोई चीज नहीं आती। The bitmus or soft coal is very important as a source. This is when subjected to destructive distillation और carbonization। मतलब क्या, ये भी हमारे बुक से ही, बुक की ही लाइन थी। तो इसका हिसाब से मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कार्बोनाइजेशन। द पोलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल इज कॉल्ड, जब एक फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल आपस में मिलते हैं ना तो बनता है बेकलाइट। स्टूडेंट्स ये भी आपके बुक का सवाल है, देखें स्टूडेंट्स, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनोल, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, बेकलाइट बना रहे हैं ना। देखिए ये भी आपका सॉल्व हो गया, बेकलाइट। उसके बाद है टू और मोर कंपाउंड्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है टू और of same having different alkyl radicals attached to the same polyvalent atom is termed as, मतलब क्या है, एक कंपाउंड है, उस पर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर उस पर जो एलिमेंट्स अटैच हो रहे हैं ना अल्काइल रेडिकल्स वो चेंज है। तो इसके हिसाब से जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जो मेटा, अगर यहां पर अगर वो फंक्शनल ग्रुप कह देता ना तो हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या, दो या और से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो मगर जो उसकी साइड में अल्काइल रेडिकल्स जो हैं वो अटैच हो रही हैं, अगर वो डिफरेंट हैं तो वो बनेगा मेटामर्स। अगर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर क्या उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो वो बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is correct regarding cracking? It involves breaking of a larger molecule into smaller molecules in by action। अब मैं आपको ना सारे ऑप्शन पढ़ने से बेहतर मैं आपको, क्रैकिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक लार्जर मॉलिक्यूल विथ स्मॉल जो है उसका वोलेटाइल एक्शन हो, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट ब्रेक किया जाता है जिनका जो वोलेटाइल एक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लार्जर अल्किल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो लार्जर थे उनका लेस वोलेटाइल फ्रैक्शन था और जो स्मॉलर है उनका लार्ज वोलेटाइल है। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये एक रिएक्शन है हमारे बुक में। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड जो है उसको जब रिडक्शन करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जो न्यूली फॉर्म हाइड्रोजन होती है, वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती है। तो वो क्या करेगी, आइसोप्रोपाइल रेडिकल आयोडाइड, एक हाइड्रोजन आयोडीन के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन एच के पास जाएगा, क्योंकि वहां से भी क्या एक निकल आया ना उनके साथ बॉन्डेड था। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं डिफरेंट नाम से, अगर अल है तो अल जो है किस फंक्शनल ग्रुप के लास्ट में आता है, अल्डिहाइड्स के। तो हम देख सकते हैं कौन सा अल्डिहाइड है, ए ऑप्शन में। दूसरा तो अल्कोहल है वो ओल होता है, कीटोन सी है वो ओन होता है, कार्बोक्सी कार्बोक्सिलिक है वो डी है। अब स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है उसमें है द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसमें हो सकता है अल्केन्स हो सकता है अल्कीन्स हो सकता है अल्काइंस हो, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। उसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जाहिर सी बात है भाई कि CH इन सारे कंपाउंड्स में मौजूद है तो ये ऑर्गेनिक तो बन गए। उस हिसाब से ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ये चेन भी बना सकते हैं, ब्रांच चेन भी बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक। ये लिखा हुआ है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स में कंटेन बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स हमारी जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है वो तो स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स है, या चेन हो ब्रांच जो मतलब उनमें कोई रिंग नहीं बनती किसी भी तरीके की। तो और जो बेंजीन है ना वो एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बनना चाहिए था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कंटेन बेंजीन रिंग, पर यहाँ पर एलिफेटिक है और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था। तो इस हिसाब से हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट है, एक मिनट,
हमारा जो अगला सवाल है वो है विच स्टेटमेंट अबाउट नाइबरिंग मेंबर्स आर होमोलोगस सीरीज इज करेक्ट। उनका क्या सेम एम्पेरिकल फार्मूला होता है? क्या वो सारे एक दूसरे से डिफर करते हैं CH2 ग्रुप? क्या उनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं? क्या उनके पास जो है डिग्री ऑफ अनसेचुरल? अब मैं आपको सारे इनका उन सबका एम्पेरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है, सही है। अगर CH4 है तो उसका कोई एम्पेरिकल फार्मूला है ही नहीं, 1,4 है। अगर यहाँ पर ही C2H6 होता तो उसका क्या बन रहा है, 1,3। अगर C3H8 होता तो क्या बन रहा है, उनका कोई एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब क्या सबका एम्पेरिकल फार्मूला डिफरेंट है। होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज एक कंप्लीट सीरीज की होती है, मतलब एक बन गई एल्केन्स की, एक बन गई एल्कीन्स की, तो उसमें क्या उनकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी सेम होती है। इस हिसाब से जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ओनली बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब ऑप्शन नंबर मतलब बी का जो था वो सही था वो, और बी खाली किस में है, ई में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ई। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज। अब देख लें स्टूडेंट, C2H6 C3H8 मतलब क्या है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग सारी जो है CH2 से डिफर कर रही है एक दूसरे से, मगर क्या है जो हमारा मीथेन है वो CH4 है, मतलब क्या वो 1,4 है, वो CH2 से डिफर नहीं कर रहा। मतलब इस तरीके से जो भी हमारी फर्स्ट सीरीज बनती है ना वो सारों से अलग होती है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा उसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रैकिंग कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ। हमारी बुक में स्टूडेंट्स इसका जो, अगर हम अपने सिंटेक्स बुक को देखें ना तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड्स। मगर अगर हम पंजाब साइड की बुक्स को देखें तो वहां पर एक एक्स्ट्रा कैटलिस्ट लिखा होता है जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन पर ऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने बुक में अपनी मेंशन भी किया था जब हमारा टाइम था, हमारा दौर था, तो देखें मैंने क्लियरली कट लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर क्रैकिंग हो रही है, तो उसमें क्या है एल्यूमिनियम परऑक्साइड और सिलिकॉन ये दोनों एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। द मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इंजन ड्यू टू द प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल, मतलब कि अगर लो क्वालिटी का फ्यूल हम यूज करें तो उसमें जो नॉकिंग की साउंड आती है ना, टिक 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 टिक, मतलब तो क्या वो क्यों होता है कि फ्यूल मशीन तक जाने से पहले ही वो बर्न हो चुका होता है। तो इसके लिए कि जब वो मशीन क्या है वो खुश्क काम कर रही है, खुश्की से काम कर रही है, तो इस हिसाब से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं नॉकिंग। A single atom or a group of atoms which gives characteristic properties to a compound is called, अगर कोई भी कंपाउंड है अगर वो फंक्शनल प्रॉपर्टीज किसी भी चीज को दे रहा है तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। 2 पेंटेनॉल एंड 1 पेंटेनॉल शोज, अब देखें इसमें किसी भी चीज की मतलब चेन की चेंज नहीं आ रही, अगर सिर्फ एक पोजीशन की चेंज आ रही तो इसे हम कह सकते हैं सिंपली पोजीशन आइसोमेरिज्म। विच इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, फुरान, थायोफीन, एनालाइन, पैराडीन। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैंने बुक में अपनी बनाया हुआ है आप सबके लिए। देखें कि फुरान क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसके नीचे एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। पायरोल क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड जिसके नीचे एक नाइट्रोजन लगा हुआ है। एक थायोफीन का कंपाउंड है जगह 5 कार्बन कंपाउंड है जिसके नीचे सल्फर लगा हुआ है। तो इस हिसाब से पायरामिडीन भी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, थायोफीन भी हो गया, फुरान भी हो गया, बच्चा क्या एनालिन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा एनालिन। अब मैंने जैसे आपको फंडा दिखाया था ना, आप उसी तरीके से देख ले तो आप ये 54 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, बाकी सब में 2 2 3 3 ऑक्सीजन, इन दोनों में जो ए एंड सी इसमें 2 ऑक्सीजन आ गए, इसको यहाँ पर ही खत्म कर दें। अब जो लास्ट में है इसमें जो अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन की कंसेंट अलग दिखेगी और यहाँ पर अलग दिखेगी। और यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ पर ये है एक कीटोन कंपाउंड। कीटोन कंपाउंड आइसोमेराइज होकर बना देता है अपना अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका हिसाब से जो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर फॉर व्हिच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या स्टूडेंट्स, एक चेन बनी हो, चेन में एक मतलब सेकेंडरी आइसो माना जाए आइसोब्यूटेन टाइप का एक स्ट्रक्चर हो जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है ना वो 2 कार्बन से अटैच्ड हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल।
तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो अगर इसकी चेन बनाकर देखेंगे तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, मतलब क्या अगर एक कार्बन है उसकी चारों जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा पैराफिन्स, उनको हम कहते हैं पैराफिन्स। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ टर्शरी थर्ड डिग्री अमाइन, ये मिथाइल अमाइन तो प्राइमरी डिग्री का, फिनाइल वाले भी हो वो उसकी मूव क्या चलेगा वो सेकेंडरी टाइप चलेगा। ये जो हमारा ट्राई इथाइल है वे हमारा बनेगा टर्शरी अमाइन, मतलब क्या इसमें जो अमाइन ग्रुप है उसके अमाइन ग्रुप वाला कार्बन है वो 3 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी बार मुश्किल पेश आती है कि क्या करें हम इसमें। पहले आप क्या करें कि इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लें, ऐसे नहीं तक जल्दबाजी में एक ऑप्शन सही होगा नहीं बस ये वाला भी सही होगा, तुक्के भी मारने होते हैं मगर एक ऑर्गेनाइज वे में तुक्के मारने एक इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि ऑर्गेनाइज तुक्का भी कैसे मारते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कितना भी पढ़ लें मगर आखिर बंदा फंस ही जाता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं आपको उस वीडियो में सिखाऊंगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड वैलिड तुक्का कैसे लगाते हैं। चलें यहाँ पर तो तुक्के नहीं माने, यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ, तो देखें विच प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्रीज इन होमोलोगस सीरीज, कि होमोलोगस सीरीज में कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंक्रीज नहीं होती। देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होती, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है और उसमें पोलर कंपाउंड पोलरिटी अगर चीज में बढ़े ना तो तब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो इस हिसाब से क्या है, ये तो वन तो यहाँ पर ही खत्म हो गया। डेंसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, क्यों, एक तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके हिसाब से एक तो हैवी बनता जा रहा है तो उसका जो मतलब वॉल्यूम है ना टू द रेशियो ऑफ द पूरे स्ट्रक्चर का वो कम होता जा रहा है, वो उसका जो है ना वो बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम, तो इस हिसाब से इसका डेंसिटी भी नहीं होगा। पोलर कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर एक मिस्टेक थी, टाइपिंग एरर था, नॉन पोलर नहीं, पोलर कैरेक्टर इसका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से तो दूसरा है चौथा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको पता है प्रीसीडिंग सीरीज में ज्यादा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल, जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं सॉल्युबल कम होते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस हिसाब से जो हमारी जो नेक्स्ट जो हमने डज नॉट डिक्रीज बताना था उस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है पोलर कैरेक्टर एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब बेंजीन क्या है, बेंजीन है एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन है, बेंजीन हमारा होता है एक देख लें, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है, बेंजीन के मॉलिक्यूल में एक तो ये होमोसाइक्लिक होता है, दूसरा इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है एरोमेटिक। तो इस हिसाब से जिसका करेक्ट ऑप्शन है 1,4 किस में है, डी में, तो हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। इन नियोहेक्सेन द सेंट्रल कार्बन इज बॉन्डेड विथ, देखें नियोहेक्सेन का मतलब है कि एक कार्बन है मतलब जो 4 अलग अलग से, मतलब 1 2 3, मतलब कि ये वो कार्बन है नियोहेक्सेन, इसको तब कहते हैं जब इसके साथ एक तो कोई भी हाइड्रोजन अटैच ना हो, दूसरा ये 4 डिफरेंट रेडिकल के साथ अटैच्ड हो, तब हम इसे कहते हैं एक ही ये सेंट्रल कार्बन है। मतलब देखें हमने बताना था एक नियोहेक्सेन का मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल कार्बन है वो कितनों के साथ बॉन्डेड होता है, एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि वो कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, वो 0 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, उसके अलावा फिर वो किसके साथ बॉन्डेड है, वो 4 रेडिकल के साथ बॉन्डेड है। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से हमारा जो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन गया ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग था। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम इसका फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे सारा विद प्रॉब्लम्स। आई होप अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि नहीं होता स्टूडेंट, नहीं होता सर सॉल्व हमसे, हम अपने टाइम ही देखते थे कि हमसे ही नहीं होता था तो उनसे कैसे होगा। तो इसलिए इस सीरीज से आपको भरपूर फ़ायदा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।